नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। जब तक वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है, अपनों को सुरक्षित रखना है और देश को सुरक्षित रखना है, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है और इन दोनों राज्यों के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल रही हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के भद्रक की है। यहां यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर ओडिशा की है बालासोर की, जहां समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। तीसरी तस्वीर ओडिशा के केंद्रपाड़ा की है, जहां तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की, जहां कई रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस गया, कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। पांचवी तस्वीर बंगाल के दक्षिण 24 परगना की है, जहां नदियों का पानी कई गांव में घुस गया। छठी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां तूफानी हवाओं की वजह से कई मकान धराशायी हो गए। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा इलाके में तो यास तूफान की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, कई इलाकों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर पानी जमा हो गया है। यही नहीं, तूफानी हवाओं की वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें, ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहां बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है। हम मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ऐसा पानी भी देखा नहीं समंदर का, ये पहली बार देख रहे हैं हम। आप लोगों के घरों में पानी घुसा है? घर तक गया नहीं पानी अभी यही वो जो देख रहे हैं उवल की किनारे में पानी थी। और दुकानें वगैरह यहाँ सब कुछ नहीं, फुली डिस्ट्रॉयड मैडम, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तस्वीर जो दीघा की है, देखिए यहाँ पर न सिर्फ पानी जो है भरा है, बल्कि लहरें जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। समुद्र यहाँ से काफ़ी दूर है और बावजूद इसके ये रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। ओडिशा और बंगाल के तट से टकराने के बाद यास तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ और कम हो जाएगी। तूफान के असर की वजह से बंगाल में कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके असर से झारखंड में भी बारिश शुरू हो गई। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद झारखंड के कुछ इलाके जो हैं, कुछ जिले जो हैं, वो भारी बारिश से जूझ सकते हैं। हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार घंटे की हो सकती है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। वहां के कई जिलों में तूफानी हवाओं के बाद जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। आपके सामने 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर धनबाद की, जहां यास की वजह से तेज बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर जमशेदपुर की, जहां तूफानी हवाओं की चपेट में आकर एक भारी भरकम पेड़ अपनी जगह से उखड़ गया। तो ये जरा तस्वीरें आप झारखंड की देखिए, वहां पर भी यास का असर अब दिखने लगा है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ जो हैं वो टूटकर सड़क पर गिर चुके हैं, जिसकी वजह से यातायात ठप हो चुका है। आने जाने में दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं। तो ये स्थिति झारखंड की बनी हुई है, जहां पर यास का असर दिखना शुरू हो गया। पहले काफी रफ्तार में यहाँ हवाएं चलती नजर आई, उसके बाद भारी बारिश इस वक्त हो रही है।
यास तूफान के बंगाल के तट पर टकराते ही बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दक्षिण 24 परगना के गांवों में पानी घुस गया। दीघा में कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में बारिश की वजह से बांध टूट गया और ये पानी गांवों में घुस गया। उत्तर 24 परगना में आंधी और बारिश से 80 घरों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की नहीं, बिहार और झारखंड तक यास का असर महसूस किया जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। यास से बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यास के खतरे को देखते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद कोलकाता में बनाया गया एक कमांड सेंटर पहुंची और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। तूफान से बचाने के लिए एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सेना और एनडीआरएफ भी वहां पर तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। जिले के संदेश खाली इलाके में नदी पर बना एक बांध टूट गया, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी भर गया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीमें गांव में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ 45 टीमें एनडीआरएफ की लगाई गई। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 7 टीमें मुस्तैद हैं। उत्तर 24 परगना में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों की मदद करने में जुटी है। पानी में फंसे लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को साफ करने का काम भी जारी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास गंभीर तूफान में तब्दील होने के बाद आज ओडिशा के तट से टकराएगा। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने से पहले ही इसने तबाही मचानी शुरू कर दी थी, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में नजर आया, जहां कई घर टूटकर बर्बाद हो गए। एहतियात के तौर पर बंगाल में करीब 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, जबकि यास के असर को देखते हुए कई राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही राहत और बचाव के लिए हर तरफ पुख्ता तैयारी है। चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा के धामरा में तट से टकराया यास। पश्चिम बंगाल ओडिशा में सबसे ज्यादा असर। जिंदगी बचाने के लिए दमदार बंदोबस्त। गरजते बादल, तेज हवाएं और धुआंधार बारिश के बीच तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा तट से टकराया। इस दौरान भद्रक के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से ऐसी हवाएं चली कि रास्ते में जो कुछ आया उसे उड़ा ले गई। हम अभी उड़ीसा के भद्रक जिला पे धामरा बीच पर है, जहाँ पे यस लैंडफॉल हो सकता है। पहले थोड़ा तस्वीर आपको दिखाएंगे। भयंकर होता जा रहा है यस तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की करनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहां पे तूफान यस लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में भी तूफान ने दस्तक दी तो रिहायशी इलाकों में पानी तेज रफ्तार से भरने लगा। पश्चिम बंगाल में समंदर में उठती बेकाबू लहरें चक्रवाती तूफान यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की गवाही दे रही थी। सुबह के वक्त तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही इसका असर तेज हो चुका था। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल में समंदर में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी।
तूफान का आगाज ही इतना भयंकर था कि दीघा में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसका असर ये हुआ कि समंदर का पानी तटीय इलाकों में बसे गांव में तेजी से घुसने लगा। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाबन्ना में बनाए गए मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद रहीं और हालात पर करीब से नजर बनाए रखी। 4 तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि बारिश का कहर किस कदर यास के असर वाले इलाकों पर दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर, भद्रक और बालासोर में तेज बारिश हुई, तो वहीं केंद्रापड़ा में बारिश के बीच लोगों को बचाने की मुहिम जारी रही। यास के ओडिशा में एंट्री के साथ ही इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड तक होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और 24 परगना में यास के तबाही मचाने की आशंका पहले ही जता दी थी। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर कर दिया गया, जबकि 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर जिंदगी बचाने की तैयारी भी पुख्ता कर ली गई, जिसके लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें काम कर रही हैं और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद हैं। यही नहीं, दमकल की 206 टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं तूफान के असर से गिरे पेड़ों को रास्तों से हटाने के लिए वन विभाग की 86 टीमों को लगाया गया है। यही नहीं, उधर यास के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना भी तैयार है। आईएनएस चिल्का को इस काम में लगाया गया है, जो तूफान पर करीब से निगरानी कर रही है। राहत और बचाव के लिए इसमें जरूरी सामान और किचन भी पहले ही तैयार कर लिया गया, जिससे हजारों लोगों की मदद की जा सके। यास के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 8:30 बजे से 12 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि 13 जगहों पर फेरी सेवाएं बंद कर दी गई। यही नहीं, रेलवे भी यास को देखते हुए अलर्ट हो गया और दावा किया गया कि 24 मई से 29 मई तक लंबी दूरी की 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कुछ दिनों पहले आए टाउटे तूफान की तरह यास तूफान का असर भी 30 मई तक रहने की आशंका जताई गई है, जिसका असर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा, जिससे वहां भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा, उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गंगा सागर इलाके में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है। इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां मौजूद कपिल मुनि मंदिर में पानी भरा नजर आया। आसपास के इलाके डूबे नजर आए। इलाके की सड़कें पानी में डूब गईं और देखने से ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। ओडिशा के बालासोर में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहां से आई तस्वीर में तो होटल के अंदर समंदर का पानी घुसता दिखाई दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। होटल के अंदर ही घुस रहा है। अब देखें, होटल के अंदर पानी है वो घुस रहा है और उसका जो टाइड है उसका भी हाइट आप देख सकते हैं, कितने जोर से ये टाइड आता है और कितने जोर से ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था। और ये होटल 15 फुट ऊपर है, लेकिन उसका चलते बावजूद अभी देखिए कैसे पानी घुस रहा है होटल के अंदर। ये है भयंकर तूफान, आज हम कहर दिखा रहे हैं, कितने जोर से, जैसे बोला जा रहा था 4 मीटर के आसपास ये जो लहर होगा, 4 मीटर के आसपास लहर देखा जाएगा, वो भी दिखाई जा रहा है। अभी लंबे बड़े बड़े
जो लहर है वो आ रहे हैं, उसके साथ हवा भी 120 से ज़्यादा के स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही साइक्लोन का लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगा, जो रुख है और भी ज़्यादा बढ़ेगा और जोर से और भी हवा चलने लगेगा। लेकिन अभी जो समुद्र का लहर है वो परेशान करने वाला समय है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के जो घर है वो उसके गांव में, उसके घर में पानी पहुंचने का भय भी रहेगा। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा से तो अब डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां समुद्र का पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। एक तस्वीर में तो घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तैरती दिखाई दी। तो ये तस्वीरें आप पश्चिम बंगाल की देख रहे हैं, जहां पर देखिए स्थिति कुछ ऐसी है कि जो इलाके हैं वहां इतना पानी भर गया है घरों के बाहर कि गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं। चक्रवाती तूफान यास समुद्र तट से टकराता उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर दिखा जिससे कहर मचना शुरू हो गया। बंगाल और ओडिशा में तो समुद्र में नारियल के पेड़ जितनी ऊंची लहरें देखी गई। कई इलाकों में यास की आहट से ही तेज हवाओं और बारिश का दौर शुरू हो गया। तट से टकराने से पहले ही यास का कहर, तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें, पूर्णिमा के चलते यास के ज्यादा खतरनाक होने का अंदेशा। चक्रवाती तूफान यास की आहट से उठे बवंडर का जैसा असर बंगाल के दीघा में दिखा, उससे लोगों की रूह कांप उठी। कभी शांत नजर आने वाला समंदर का पानी इस तरह खलबलाते हुए आगे बढ़ा मानो शहर को अपनी आगोश में लेने को उतावला हो। शहर की तरफ लपकती ऊंची ऊंची लहरें। और जब चक्रवाती तूफान के असर से समंदर अपनी हदों को भूला तो फिर शहर की बसावट उसके सामने तिनके लगने लगे। मजबूत सड़क से लेकर घर मकान तक थपेड़ों के सामने बेबस दिखे। न्यूज़ 18 के कैमरों ने चक्रवाती तूफान की आहट और इसके असर को उसकी धमक के पहले ही कैद करना शुरू कर दिया था। पूर्वी मिदनापुर के दीघा में तूफान से पहले का हाहाकार झकझोर देने वाला दिखा। चक्रवाती तूफान यास ने वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल ले ली और अब इसका असर पूर्व मिदनापुर में देखने को मिल रहा है। समुद्र पूरे उफान पर है और मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोन जो है उन्हें 5 श्रेणी में जो है बांटा गया है। साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 62 से लेकर 87 किलोमीटर पर आवर की रहती है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर विंड स्पीड 88 से लेकर के 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहती है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहां पर जो विंड स्पीड है 118 से लेकर के और 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रहता है और इसी श्रेणी में जो है यास तूफान को रखा गया है। हर बीतते वक्त के साथ समंदर की लहरें खतरनाक होती चली गईं और फिर यास के आने से पहले ही समुद्र के पानी ने रिहायशी इलाके की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। फिर तो समंदर के किनारे रखे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पानी के साथ कागज की तरह बहकर सड़कों पर पहुंचने लगे। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। यही नहीं, दीघा में रिहायशी इलाके में घुसे समंदर के पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया तो कहर की झलक मिलने लगी। शहर में घुसे पानी में गाड़ियां कागज के नाव की तरह दिखने लगी। एक तरफ समंदर के पानी में खलबली दिखी तो दूसरी तरफ तेज हवाओं के झोंके सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा दिखे। इस बीच में फिर आपको तस्वीरें यहाँ पर अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर से कहूँगी कि समुद्र के दिखाएं और देखिए यहाँ पर भी पानी जो है वो आ रहा है। हमारे लिए यहाँ भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तूफान की दस्तक के साथ ही पेड़ जो है वो टूट कर गिरने लगे हैं जगह जगह पर और
एनडीआरएफ की टीमें करीब 11 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल करके सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। यास की आहट से ही दक्षिण 24 परगना के बखाली इलाके में साई साई करती तेज हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हो गई। समुद्र की लहरों पर तो तूफान का असर पड़ना ही था। पूर्वी मेदिनीपुर के रामनगर ब्लॉक में तो रिहायशी इलाकों में पौ फटते ही बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे और यही हाल दक्षिण 24 परगना के बंकिम नगर इलाके में दिखा। जब बंगाल का ये हाल हुआ तो ओडिशा में तो तूफान के असर से कहर बरपना ही था। चक्रवाती तूफान यास के यहाँ पहुँचने से घंटों पहले तेज हवाओं ने डराना शुरू कर दिया। बालासोर जिले के चांदीपुर ब्लॉक में तूफानी हवाओं के मिजाज को इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर भद्रक में भी दिखा, जहां तेज हवाओं और भारी बारिश के सामने जिंदगी सहमी दिखी। मेरा कैमरा पर्सन चेतन से बोल रहा हूँ कि थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे कि घंटा की स्पीड बढ़ रही है और लोगों की धड़कन तेज हो रही है। हम बात कर रहे हैं चक्रवात यास की। जैसे जैसे यास पास आ रहा है, लोगों की मन में आशंका और डर पैदा रहा है। जैसे जैसे जमीन की ओर बढ़ रही है, यास की ताकत तैसे हो और रहे हैं। और यह चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कहर कितनी तेज है, हवा की रुख बढ़ रहा है ये, और दूसरे तरफ भारी बारिश भी हो चुका है। ऐसे में बारिश की बूंदों के साथ बहती तेज हवाओं के सामने छतें उड़ने लगी। हर तरफ हाहाकार जैसा नजर आने लगा। लेकिन ये सभी तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यास ने जमीन को छुआ नहीं था। यास के पहुंचने के बाद इन तस्वीरों का और भयावह होना तो तय ही है। बस उम्मीद की किरण सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी है। इस मुश्किल घड़ी में सेना और एनडीआरएफ पूरी ताकत के साथ लोगों की मदद में जुटी है। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में सेना देवदूत बनकर मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने में आई। सेना के जवानों ने लोगों को उनके सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हावड़ा में सेना ने पानी में फंसे लोगों को न सिर्फ सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, बल्कि उन्हें खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया। ओडिशा के अलग अलग इलाकों में तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तूफानी हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए। दो तस्वीरें जरा आपको दिखा दें। पहली मयूरभंज की, जहां पर जगह जगह रास्तों पर पेड़ गिरे दिखे। अब इन पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम शुरू किया गया है। दूसरी तस्वीर केंद्रपाड़ा की है, जहां तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ। बड़ी संख्या में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं ओडिशा के जगत सिंहपुर में एनडीआरएफ, बीडीओ और पुलिस के जवानों ने मिलकर समुद्र में फंसे 10 लोगों को सुरक्षित बचाया। बताया गया कि ये लोग समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन लौटने के दौरान उनकी नाव समुद्र की तूफानी लहरों में फंस गई। यही नहीं, थोड़ी देर बाद उनकी नाव पलट गई, लेकिन वक्त रहते नाव पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो जगत सिंहपुर की ये तस्वीर, जहां पर कुछ मछुआरे फंस गए थे, जिसके बाद उनकी नाव भी पलट गई, लेकिन वक्त रहते ही उनको बचा लिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीबॉडी कॉकटेल में भारत में भी लॉन्च कर दिया गया। दवा बनाने वाली कंपनी रोश इंडिया ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में लॉन्च किया। 1200 mg का ये एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाओं कैसिरविमान और इमडेविमाब से मिलकर बना है। बताया जा रहा है कि ये दोनों दवाएं एक तरह का प्रोटीन है जो कोरोना वायरस पर हमला करके उसे नष्ट कर देती हैं। कंपनी का यह भी दावा है कि ये दवा देने के तुरंत बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। कोरोना वायरस का मुकाबला शुरू कर दिया जाता है। कंपनी का यह भी दावा है कि अगर ये दवा मरीजों को कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में ही दे दी जाए तो वो 10 दिनों में ही ठीक हो सकते हैं। भारत में इस दवा को सिप्ला बेचेगी और इसकी एक डोज की कीमत करीब 60,000 रुपए रखी गई है। फिलहाल ये दवा बड़े अस्पतालों और कोविड सेंटर को ही मुहैया कराई जाएगी। भारत में ये दवा कोरोना के हल्के और कम गंभीर लक्षण वाले उन मरीजों को दी जा सकेगी जिनकी हालत बिगड़ने का ज्यादा खतरा है।
दावा किया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत नहीं आएगी। जानकारी के मुताबिक भारत में इस एंटीबॉडी कॉकटेल की 1 लाख डोज आ चुकी हैं और अगले महीने 1 लाख डोज और आने की उम्मीद है। कोरोना की चपेट में आने के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसी दवा से इलाज किया गया था। लैब में बनाई गई 2 एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी का नाम है कैसिवीरामैप एंड द अदर इज इमडेविमैप। ये 2 का कॉकटेल दोनों को मिक्स करके हम देते हैं पेशेंट्स को, और इनकी ये पावर है ये एंटीबॉडीज की कि ये जो वायरस आपकी बॉडी में लगा है संक्रमण से, उसको ये ब्लॉक कर देता है कि वो हमारे पेशेंट के जिसको इन्फेक्शन लगा है उसके सेल्स के अंदर ना जा सके, तो वायरस लिमिट हो जाता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और फाइनली डेड हो जाता है। एक तरफ कई राज्य वैक्सीन की कमी की दलील दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने और टीकाकरण तेज करने की सलाह दी। केंद्र ने भरोसा दिलाया कि राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक समय पर वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम करने की अपील की। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी झारखंड में हो रही है, जहां औसतन 37% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी होने का दावा किया जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 15%, जम्मू और कश्मीर में करीब 11%, मध्य प्रदेश में भी करीब 11% वैक्सीन बर्बाद होने का दावा किया गया। बताया गया पूरे देश में वैक्सीन की बर्बादी का औसत 6% से ज्यादा है। वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोप पर छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ ने वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को नकारते हुए साफ किया कि उनकी तरफ से केंद्र सरकार को आंकड़ों के दुरुस्त करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। वहीं झारखंड में भी केंद्र के आरोपों का जवाब देते हुए कहा गया कि आज तक जितनी भी वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई, उसकी तुलना में झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी की दर सिर्फ 4.5% ही है, जबकि केंद्र सरकार के मुताबिक ये 37% से ज्यादा है। हरियाणा ने भी वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को गलत बताया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि उनके राज्य में वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत महज 2.5% है। डाटा आ गया 2 से 2.5% है। हम जो वेस्टेज है हमारी हरियाणा की, वो आंकड़े ठीक नहीं थे, काफी डाटा चढ़ा नहीं हुआ था, तो वो सारा ठीक कर लिया गया है और फाइनल बता दिया गया है कि हमारी जो वेस्टेज है 2 से 2.5%। बिहार के बेगूसराय में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है और आरोप यह है कि लड़का वैक्सीन लेने जा रहा था और इस दौरान कुछ पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी। इस बात की शिकायत लड़के ने वहां से गुजर रहे पुलिस के एक अधिकारी से की। आरोप है कि शिकायत से अधिकारी का गुस्सा भड़क गया और दोबारा पुलिस वालों ने लड़के की पिटाई कर दी। इस दौरान वीडियो बना रहे लड़के को भी पीटा गया और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई। बताया गया ये वायरल हुआ वीडियो 23 मई का है। अब इस मामले में पीड़ित लड़के ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। लेने जाएंगे तो आप मारिएगा सर, वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा सर, वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा सर, वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। बिहार के बेतिया में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां एक शादी समारोह में सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई, जिन्होंने कोरोना के सारे नियमों को तोड़ दिया। ना तो किसी ने मास्क लगाया और ना ही किसी ने 2 गज की दूरी बनाई। हालात ये हो गए कि रोक के बाद भी वहां बैंड और बाजे का इंतजाम किया गया, जिसमें शादी में शामिल लोग जमकर नाचे। ये शादी बिल्कुल आम दिनों की तरह हुई, जिसमें कोरोना और लॉकडाउन के नियम की पूरी तरह से अनदेखी हुई। शादी में मौजूद किसी भी शख्स में वहां कोरोना का डर नहीं दिखा। देर रात तक लोग नाचते गाते जश्न मनाते नजर आए। देश पर कोरोना की मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। दूसरी लहर में मरीजों के आंकड़े भले ही कम हो रहे हों, लेकिन तीसरी लहर का भी वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं। मौत और मातम की इन तस्वीरों के बीच कुछ लोगों ने इस महामारी को मजाक बना दिया है। कहीं कोरोना टेस्ट के नाम पर बवाल हो रहा है, कहीं भीड़ जुटाकर महामारी को दावत दी जा रही है, तो कहीं वैक्सीनेशन के विरोध में लोग सिस्टम से ही भिड़ने को तैयार है, पुलिस से लड़ने को तैयार है, सिस्टम से उलझने को तैयार है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन हालात में कोरोना पर कैसे काबू किया जाएगा। कोरोना को खुले आम दावत। भीड़ जुटाकर महामारी का स्वागत। कैसे टलेगी वायरस की आफत? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत एक बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन उस जंग पर पट्टा लगाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। जिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है, वो खुलेआम महामारी की आवभगत में जुटे हैं। कहीं भीड़ जुटाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं वैक्सीन न लगवाने पर लोग अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपसी रंजिश की नहीं, ये तस्वीरें आन और सम्मान की लड़ाई की नहीं। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें कोरोना टेस्टिंग के दौरान हुए संग्राम की हैं। आरोप है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों ने जोर जबरदस्ती के बूते इस शख्स का कोरोना टेस्ट करने की कोशिश की। जब इस लड़के ने कोरोना टेस्टिंग कराने से इनकार कर दिया तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उसको तमाचा भी जड़ दिया। बात इतने तक सीमित नहीं रही। कोरोना टेस्टिंग कर रहे सरकारी कर्मचारी का गुस्सा तब और 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब लड़के ने एक बार फिर टेस्टिंग से इनकार कर दिया। गुस्से से आग बबूला हुए कर्मचारियों ने लड़के की न सिर्फ बुरी तरह से पिटाई कर दी, बल्कि उसका हाथ भी मरोड़ दिया। टेस्टिंग करने आए कर्मचारियों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। दोनों लोगों ने इस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया और टेबल पर उसका सिर पटकने की कोशिश भी की। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बवाल करने वाले इन कर्मचारियों का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, फौरन नगर निगम के कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। सोचिए, क्या ऐसी ही तस्वीरों से कोरोना को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या ऐसी ही जबरदस्ती से लोगों को जागरूक बनाया जाएगा? क्या मार पिटाई से ही लोगों को कोरोना जांच के लिए तैयार किया जाएगा? सरकार घर घर तक कोरोना का टीका पहुंचाने के मिशन में जुटी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे महामारी के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी में टीका ही तकरार का सबब बन गया। यहाँ गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि गांव की महिलाएं सीधे डीएम से भी भिड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं। अब एक का दिक्कत है वैक्सीन लगवाने नहीं। दरअसल गांव में अफवाह फैली है कि टीका ही उनकी जान का दुश्मन है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन के साथ बहस पर आमादा है। ये भी नहीं बताओगे? लगवाने की बात नहीं कर रहा मैं। कह रहे हैं घर में कितने आदमी हैं? एक बच्चा है, हाँ। एक बहू है। अच्छा, वो सही है। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए, ये पागल है? दरअसल गांव में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम आशीष भार्गव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान की दुहाई देकर टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झगड़ा करने को भी तैयार हैं। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर, तो वो गलत है। सुई क्या, पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मरेगा तो काहे का नहीं मरोगे? मेरी गारंटी है नहीं मरोगे। हाँ, तुम दे दो। हाँ गारंटी, हाँ जिंदगी दे देंगे। अरे चलो ठीक तो हो। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, आओगे तो लगवाना पड़ेगा। कोरोना काल की सबसे अहम गाइडलाइन, किसी भी जगह भीड़ न जमा हो।
किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन न हो। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पुलिस और व्यापारियों के बीच संग्राम छिड़ गया। यह तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। न तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को फिक्र है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जिनके ऊपर कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके भी चेहरे से मास्क नदारद है। दावा किया जा रहा है कि यहां नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 11 बजे तक ही लोगों को फल और सब्जियों की दुकान खोलने की इजाजत है। बावजूद इसके लोग न सिर्फ देर तक दुकान खोल रहे हैं, बल्कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस इस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस से फल व्यापारी भिड़ जाते हैं। ये भीड़ भूल गई कि इस तरह का रवैया इनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिस माहौल में सबसे ज्यादा फैलता है, ये तस्वीरें उस माहौल के बिल्कुल मुताबिक हैं। ये तस्वीरें हरदोई जिले की पिहानी नगर पालिका की हैं। यहाँ चेयरमैन साहब और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। सौगंध खाई जा रही है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। सौगंध खाई जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत के संविधान के सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये शपथ लेते वक्त न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ाई गईं, बल्कि कोरोना के खिलाफ मास्क की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ महामारी के खतरे के बीच लॉकडाउन भी लगा है। लोगों को सख्त हिदायत है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ कहीं भी जमा न होने दे। लेकिन यहाँ तो जनता के नुमाइंदों ने ही कायदे कानून को तार-तार कर दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह को सीमित लोगों के साथ शांति से भी किया जा सकता था। बिना ढोल नगाड़ों के भी कर्तव्य निभाने की कस्में खाई जा सकती थी। लेकिन न तो चेयरमैन को इस भीड़ से दिक्कत हुई, न ही सभासद महोदय को। अपनी ठसक और रुतबे को दिखाने के लिए न सिर्फ महामारी की गाइडलाइन की अनदेखी की गई, बल्कि अपने अलावा दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। दरअसल दावा तो यही किया गया था कि शपथ ग्रहण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन हुआ उससे ठीक उलट। न लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए, न लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी समझा। फिलहाल अब इस भारी लापरवाही के मामले में जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक स्थान पर कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हजारों की भीड़, बेपरवाह लोग, न चेहरे पर मास्क, न सामाजिक दूरी की फिक्र। ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद कृषि उपज मंडी की हैं। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल रहे देश पर ये तस्वीरें कितनी भारी पड़ सकती हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। ये तस्वीरें देखकर तो लगता है जैसे कोरोना की दहशत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौत भूल चुके हैं। लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरों ने घर घर तक कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है, वो भी तब जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बात को साफ कर दिया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। CNN न्यूज 18 की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना पर जारी प्रोटोकॉल में ये साफ किया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। सरकार का यह प्रोटोकॉल कुछ दिनों पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के आधार पर आया है, जिसमें यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। देश भर में कोरोना के खतरे के बीच तीनों कृषि सुधारों की वापसी की मांग कर रहे किसान आज विरोध दिवस मना रहे हैं। एक तरफ
देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विरोध दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए और यही वजह है कि आज किसान पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान घर और गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया और नारेबाजी की। गाजीपुर बॉर्डर पर खुद भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जताया। इसी तरह टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने कृषि सुधार कानूनों की वापसी की मांग पर प्रदर्शन किया। किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और विरोध दर्ज कराया, लेकिन इस दौरान एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली जब विरोध कर रहे लोगों में काफी लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। जिन्होंने मास्क लगाए भी थे वो सही तरीके से नहीं लगाए थे। खुद राकेश टिकैत ने भी मास्क सही तरीके से नहीं लगाया था, जबकि कोरोना की महामारी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी खतरनाक रूप में मौजूद है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलावटी दूध बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के दौरान 294 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया। आरोपी घर में ही मिलावटी दूध बनाने का काम कर रहे थे और इसके लिए नामी कंपनियों के पैकेट का इस्तेमाल किया जाता था। इनमें नकली दूध भरने के साथ उन्हें मोमबत्ती से पैक कर दिया जाता था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि किस तरह से घर के अंदर ही नकली दूध को नामी कंपनियों की पॉलिथीन में भरकर उन्हें पैक किया जा रहा था। आरोपी दूध की सप्लाई कहां किया करते थे, अब इस बात की जांच हो रही है। मैं इस वक्त वर्सोवा के उसी भारत नगर इलाके में मौजूद हूं जहां पर क्राइम ब्रांच ने मिलावटी दूध बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। मेरे पीछे वो भारत नगर का इलाका है। इसी इलाके के रूम नंबर 49 में 25 मई की सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद छापा मारा। वहां पर करीब 294 लीटर दूध जो है वो क्राइम ब्रांच ने बरामद किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जो दूध बरामद किया गया है वो मिलावटी दूध है और जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनकी थैलियों में भरकर उसकी बिक्री की जा रही थी। जब उन्हें ये जानकारी मिली तो उन्होंने एक टीम का गठन किया और गठन करने के बाद इसी इलाके के रूम नंबर 49 में छापा मारा, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिवाकर इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से ही जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जरा ये भी बताइए, ये जो गोरख धंधा चल रहा था ये कब से चल रहा था? कब से ये लोग ऐसे ही नकली दूध बनाकर बेच रहे थे? देखिए अर्पिता, शुरुआती जो जांच क्राइम ब्रांच ने की है, आरोपियों से पूछताछ की है, उनके मुताबिक पिछले 6 से 7 महीने से ये गोरख धंधा किया जा रहा था। दूध में मिलावट करके उसकी बिक्री की जा रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच को उनकी बात पर भरोसा नहीं है। क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि उन्हें इस बात के सुराग मिले हैं कि इस कारोबार को पिछले 1 साल से जो है अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन सबसे अहम चीज जो क्राइम ब्रांच की जांच में निकलकर सामने आई है कि एक गिरोह है, ये सिर्फ 2 लोग जो पकड़े गए हैं ये गिरोह के सदस्य हैं। ये गिरोह है जो इस तरह से ये कारोबार कर रहा था। और सबसे अहम चीज कि जो 2 नामी कंपनियां हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर से जो दूध खरीदा जाता था पैकेट का और फिर वो घर ले जाया जाता था और घर में ले जाने के बाद उसकी थैली को थोड़ा सा काट कर फिर उसमें गंदा पानी भरा जाता था, दूध में मिलाया जाता था और उसके बाद फिर से मोमबत्ती के जरिए उसे पैक कर दिया जाता था। यानी अगर कोई दूध उसको पिएगा तो उसकी सेहत खराब हो सकती है, क्राइम ब्रांच का कहना है। इसीलिए जो इस मामले में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे भी पूछताछ क्राइम ब्रांच करेगी, जो इन्होंने साफ तौर पर कहा है। और सबसे अहम चीज ये कि हर एंगल से क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे अहम चीज की जो जानकारी मिली, जो इलाका है ये झोपड़पट्टी का इलाका है, कंजेस्टेड इलाका है और आरोपियों को इस बात का भरोसा था कि जो क्राइम ब्रांच टीम है, मुंबई पुलिस की टीम है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की गई और एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश अर्पिता किया गया है।